हेलो एवरीवन। एग्ज़ाम ओरिजिनल्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अदिति कुशवाहा और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को महाराष्ट्र में जो काफ़ी लंबे टाइम से राजनीतिक संकट चला आ रहा था, जो कि एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनते ही अब ख़त्म हो चुका है। यानी कि महाराष्ट्र में काफ़ी लंबे टाइम से एक राजनीतिक संकट की स्थिति हमें देखने को मिल रही थी, जो कि अब हाल ही में ख़त्म हो चुकी है। तो ये राजनीतिक संकट क्या था, इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई थी और इसके पीछे कौन कौन से कारण जिम्मेदार थे, इन सब के बारे में मैं आप लोगों को आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन इसके पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एग्ज़ाम ओरिजिनल्स के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो आप लोगों को एमपीपीएससी की प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होने वाला है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट में महाराष्ट्र में क्या सिचुएशन है। तो प्रेजेंट में महाराष्ट्र में जो राजनीतिक संकट चला आ रहा था उसका 30 जून को अंत हो गया है, क्योंकि 30 जून को एकनाथ शिंदे जो हैं वो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। इसी के साथ जो देवेंद्र फडणवीस हैं वो महाराष्ट्र के नए डिप्टी सीएम बन चुके हैं। अगर हम लोग बात करें, जब जो उद्धव ठाकरे जी हैं, यानी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, उन्होंने 29 जून को अपना इस्तीफा दिया था। तो इस बात के पूरे अंदाजे लगाए जा रहे थे कि अब देवेंद्र फडणवीस जो हैं, जो कि बीजेपी से रिलेटेड हैं, वो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन 30 जून को देवेंद्र फडणवीस ने खुद अपने पद से हम लोग कह सकते हैं इस बात का ऐलान किया कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, उनकी जगह एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाए। साथ ही उन्होंने सरकार से बाहर रहने की बात कही थी, लेकिन बाद में फिर उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया गया। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं जैसा सब लोगों ने सोचा था कि जैसा होगा वैसा नहीं हुआ, और अब एकनाथ शिंदे जो है वो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। अगर हम लोग उद्धव ठाकरे जी के बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने जब 29 जून को ये डिसीजन दिया था कि 30 जून को फ्लोर टेस्ट करवाया जाएगा। अब ये फ्लोर टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो में एंड तक मैंने फ्लोर टेस्ट के बारे में बता दिया है। तो अगर हम लोग बात करें 29 जून को जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि 30 जून को फ्लोर टेस्ट कराया जाएगा, उसके डिसीजन के बाद ही, यानी कि फ्लोर टेस्ट से पहले ही 29 जून को ही उद्धव ठाकरे जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं सत्ता में जो एकदम इतना बड़ा परिवर्तन आया, और उसके बाद ये पूरे अंदाजे लगाए जा रहे थे कि अब देवेंद्र फडणवीस ही वहाँ के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन एकनाथ शिंदे अब वहाँ के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। और एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनते ही इतने टाइम से महाराष्ट्र में जो राजनीतिक संकट चला आ रहा था उसका भी अंत हो गया है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। अब ये संकट किस तरीके से शुरू हुआ था, इसके बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ और इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहती हूँ, जो कि उद्धव ठाकरे जी ने अपने पद से इस्तीफा देने से पहले लागू कर दी थी। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, उन्होंने 2 शहरों और एक एयरपोर्ट का नाम चेंज कर दिया। ये 2 शहर और एयरपोर्ट कौन कौन से हैं, अगर हम इसके बारे में बात करें तो इन्होंने औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया है और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव कर दिया है। साथ ही जो नई मुंबई एयरपोर्ट था उसका नाम बदलकर इन्होंने डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया है। तो इन सब के बीच में आप लोग ये पढ़ाई से रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर सवाल बनेगा तो वो यहीं से बनेगा। तो इनके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो नया राजनीतिक फेरबदल हुआ है, यानी कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो अब महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो इनके बारे में आप लोगों के क्या विचार हैं वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इनके नाम भी आप लोग याद रखिएगा। तो इस तरीके से अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि इस राजनीतिक संकट की शुरुआत कब से हुई थी। तो इसकी शुरुआत 2019 में जब इलेक्शन हुए थे उसके रिजल्ट के बाद हुई थी। यानी कि अगर हम लोग बात करें 2019 में जब चुनाव हुए थे तो महाराष्ट्र की जो असेंबली है, यानी कि महाराष्ट्र की जो विधानसभा है, उसमें टोटल 288 सीट्स हुआ
करती थी, जिसमें अगर जो भी पार्टी मेजॉरिटी में आना चाहती है, यानी कि जो भी पार्टी अपनी सत्ता बनाना चाहती है, तो उसके लिए 145 सीट्स पर जीतना अनिवार्य हुआ करता था। लेकिन जब रिजल्ट आया तो कोई भी पार्टी ऐसी नहीं थी जो इतनी सीट्स के साथ जीती हो या फिर जिसको इतनी सीट्स प्राप्त हुई हों। इसका रिजल्ट आने पर क्या हुआ कि बीजेपी जो है उसके पास सबसे ज़्यादा सीटें थी, 105 सीटें थी, और जो शिवसेना है उसके पास 56 सीटें थी, कांग्रेस के पास 44 और एनसीपी यानी कि नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी के पास जो है वो 54 सीट्स हुआ करती थी। तो इस तरीके से अगर हम लोग कहें कि इनमें से कोई भी पार्टी जो है वो मेजॉरिटी में आने के लायक नहीं थी, तो इस वजह से क्या हुआ कि ये जो तीन पार्टी हैं यानी कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, इनने मिलकर अपनी एक गठबंधन की सरकार बना ली, जिसे इन्होंने MVA यानी कि महाविकास अघाड़ी सरकार नाम दिया। तो इस तरीके से इन तीन पार्टी ने मिलकर एक नया अपना गठबंधन सरकार बना ली। हालांकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि शिवसेना जो है वो बीजेपी में मिल जाएगी तो ये अपना एक नया गठबंधन बना लेंगे, लेकिन शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर अपना एक नया गठबंधन बनाया, जिसे MVA सरकार का नाम दिया गया। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें कि 2019 के जो इलेक्शन हुए थे उसके बाद महाराष्ट्र में MVA सरकार जो है वो सत्ता में आई थी। तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये 26 नवंबर 2019 को शिवसेना, कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो है उसके द्वारा बनाई गई एक गठबंधन की सरकार थी, और इसमें तीन सरकारें मिलकर ये जो MVA सरकार है वो बनाई गई थी। तो कौन कौन सी थी? शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी यानी कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। तो अगर हम लोग बात करें जब ये MVA सरकार बनाई गई थी तो उस टाइम जो उद्धव ठाकरे जी हैं उन्हें वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, कोई भी गठबंधन की सरकार हो तो उसकी अपनी समस्याएं होती हैं, उनके सदस्यों के बीच में मतभेद पैदा होने लगते हैं। चाहे आप लोग किसी भी गठबंधन की सरकार का एग्जाम्पल ले लीजिए, उनके बीच में मतभेद पैदा हो ही जाते हैं, उनके बीच में किसी भी डिसीजन पर एक मत नहीं बन पाता है। तो ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ। हालांकि सबको यही लगता था कि ये जो तीनों पार्टी हैं इनमें मतभेद की स्थिति पैदा नहीं होगी, लेकिन फिर भी इनमें मतभेद की स्थिति पैदा होने लगी थी। इनके जो सदस्य हैं उनमें आपस में बिल्कुल भी बनती नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा मतभेद बढ़ते ही जा रहे थे। और ये जो मतभेद है वो अपने चरम पर 20 जून 2022 को पहुंचा। यानी कि अगर हम लोग बात करें 20 जून 2022 तक, यानी कि जो उद्धव ठाकरे जी हैं उन्होंने लगभग 30 महीने और 1 दिन जो है वो अपनी सरकार चलाई थी। उसके बाद ही उनमें हम लोग कहें मतभेद की स्थिति पैदा होने लगी थी। तो 20 जून 2022 को ये जो मतभेद है वो कब सामने आया, यानी कि वर्तमान में जो सिचुएशन या फिर जो राजनीतिक संकट की स्थिति थी उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो उसकी शुरुआत 20 जून 2022 को तब हुई थी जब ये जो शिवसेना है, शिवसेना में उस टाइम सबसे ज़्यादा सीट्स हुआ करती थी। तो शिवसेना के जो विधायक हैं एकनाथ शिंदे, इनके नेतृत्व में शिवसेना के ही और जो 20 विधायक थे उन्होंने बगावत जो है वो करना शुरू कर दिया। यानी कि अगर हम लोग बात करें, उद्धव ठाकरे जी ने एक बैठक बुलाई थी विधानसभा में। तो उस बैठक के दौरान जब उन्होंने अपने सभी विधायकों को बुलाया तो वहाँ पर पता चला कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो बैठक में आने से उन्होंने मना कर दिया और वो कहीं और चले गए हैं। उनके साथ ही जो उनके 20 और विधायक हुआ करते थे वो भी उनके साथ चले गए। तो इस तरीके से उस टाइम से ही हमें राजनीतिक संकट की स्थिति पैदा होती हुई दिखाई देने लगी। और फिर बाद में धीरे धीरे करके एकनाथ शिंदे के साथ और भी शिवसेना के अन्य मेंबर जो हैं वो उनके साथ जाके जुड़ने लगे और एक नया ग्रुप बनता जा रहा था, जिसे शिंदे ग्रुप का नाम दिया जा रहा था। तो ऐसा लगने लगा था कि अब जो शिंदे ग्रुप के साथ जितने भी मेंबर्स जुड़ते जा रहे हैं वो मेंबर दूसरी पार्टी के साथ जुड़कर एक नई सरकार बना लेंगे। और ऐसा भी लगने लगा था कि वो अब बीजेपी के साथ जुड़कर एक नई गठबंधन सरकार बना लेंगे, जिसे एकनाथ शिंदे जो है वो उसका मुख्य नेतृत्व करेंगे। तो इस तरीके से महाराष्ट्र में राजनीतिक और संवैधानिक संकट की शुरुआत हो गई थी। कब से हुई थी? तो 20 जून 2022 से हुई थी। अब जब इतनी ज़्यादा सिचुएशन बनती जा रही थी तो इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है,
तो इसके लिए राज्यपाल के पास ये शक्ति होती है कि वो वहाँ पर जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं उनमें देखे कि उनके पास कितने बहुमत हैं, कौन सी पार्टी, अगर कोई भी पार्टी के कितने भी मेंबर दूसरी पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो वहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ भी लग सकता है। तो इस तरीके की काफ़ी सिचुएशन बनती जा रही थी और मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट में पहुँचता है उसके पहले हम लोग अगर बात करें तो महाविकास अघाड़ी दल जो था यानी कि एमबीए की जो सरकार थी उसके पास टोटल 169 विधायकों का समर्थन था, जिसमें अगर उसे अपनी सरकार सत्ता में बनाए रखनी है तो उसके पास 144 विधायकों का समर्थन होना ज़रूरी है। लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो अपने साथ शिवसेना के पूरे मेंबर लेके जा रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में उनके साथ 20 मेंबर गए थे, फिर बाद में ऐसा लगने लगा था कि लगभग 40 मेंबर एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना की पार्टी को छोड़ चुके हैं। तो इस तरीके से अगर इसमें से 40 मेंबर बाहर हो जाते हैं तो एमबीए की सरकार वहाँ पर नहीं रहती है और वहाँ पर जो है एंटी डिफेक्शन लगाने की सिचुएशन बन रही थी। लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो तभी लगाया जा सकता है जब किसी भी पार्टी के 2/3 विधायक जो है उनका समर्थन उस पार्टी को प्राप्त हो। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि 2/3 से ज़्यादा सदस्य अगर पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी के 2/3 से ज़्यादा सदस्य जो हैं वो उस किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता है। यानी कि अगर हम लोग बात कहें जैसे कि 2/3 सदस्य शिवसेना के पास टोटल 55 सदस्य थे, तो इसके 2/3 सदस्य कितने होंगे, वो लगभग 37 सदस्य होंगे। तो अगर शिवसेना के 37 सदस्य जो हैं वो किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उन पर दल बदल विरोधी जो कानून है यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो नहीं लगता है। जबकि अगर 2/3 यानी कि 37 से कम सदस्य जो हैं वो दूसरे दल में नहीं जाते हैं यानी कि तो जो है वहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। यानी कि अगर हम लोग बात कहें 2/3 से कम सदस्य जो हैं वो अगर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता है। लेकिन अगर उन सदस्यों की संख्या 2/3 से ज़्यादा है तो उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता है, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो उसमें ये प्रावधान किया गया है कि अगर किसी भी पार्टी के 2/3 विधायक या सांसद दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं तो उनकी सदस्यता खत्म नहीं की जाएगी, यानी कि उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगाया जाएगा। तो इस वजह से जब अब इस बात को चेक कैसे किया जाए कि वहाँ पर 2/3 से ज़्यादा सदस्य दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं, यानी कि जो एकनाथ शिंदे हैं उनके साथ टोटल जो शिवसेना है उसके 2/3 से ज़्यादा सदस्य उनके सपोर्ट में हैं या फिर नहीं हैं। तो ये सब चेक करने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर फ्लोर टेस्ट कराने की अनुमति दी थी। यानी कि फ्लोर टेस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो वो किसी भी पार्टी में ये चेक करने के लिए किया जाता है कि उसे उस पार्टी के कुल सदस्यों के 2/3 सदस्यों का बहुमत प्राप्त है या फिर नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 29 जून को यही आदेश दिया था कि 30 जून को जो है वो ये जो फ्लोर टेस्ट है वो कराया जाएगा, जिससे ये देखा जाएगा कि जो उद्धव ठाकरे जी हैं उनके सपोर्ट में उस हम लोग कहें राजनीतिक दल के या फिर शिवसेना के 2/3 से ज़्यादा सदस्य उनके सपोर्ट में हैं या फिर 2/3 से ज़्यादा सदस्य जो हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ उनकी पार्टी को छोड़ चुके हैं। तो इस तरीके से ये सिचुएशन बनी हुई थी। लेकिन ये जो टेस्ट है वो 30 जून को होने वाला था और सुप्रीम कोर्ट ने 29 जून को अपना डिसीजन दिया था फ्लोर टेस्ट को लेकर। लेकिन उस डिसीजन के बाद ही 29 जून को ही उद्धव ठाकरे जी हैं उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि उनको इस बात का पूरा अंदाज़ा था कि उनके पास 2/3 सदस्यों का जो समर्थन है वो नहीं है। क्योंकि उनको इस बात की हम लोग कहें कि इस तरीके की उनको आशंका तो थी ही कि 2/3 से ज़्यादा सदस्य जो हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ उनकी पार्टी को छोड़ चुके हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर जब फ्लोर टेस्ट कराया जाएगा तो पूरी सब लोगों के सामने बदनाम होने से अच्छा है कि वो पहले ही अपना इस्तीफ़ा दे दे, क्योंकि उनको पता था कि अगर फ्लोर टेस्ट कराया जाएगा तो उसमें उनको 2/3 सदस्यों का समर्थन नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से उन्होंने 29 जून को ही अपना इस्तीफ़ा दे दिया। और उनके इस्तीफ़ा देने के बाद इस बात के पूरे अंदाजे लगाए जाने लगे थे कि ये जो नए मेंबर जो हैं वो जो शिवसेना की पार्टी को छोड़कर गए हैं, यानी कि जो शिंदे ग्रुप है वो बीजेपी के साथ मिलकर अपनी एक नए गठबंधन की
सरकार बना लेंगे, जिसमें नए जो मुख्यमंत्री हैं वो देवेंद्र फडणवीस बनेंगे, क्योंकि उस टाइम बीजेपी के जो मेन लीडर हुआ करते थे वो देवेंद्र फडणवीस ही हुआ करते थे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान 30 जून को कर दिया। इसीलिए 30 जून को जो हम लोग कहें एकनाथ शिंदे जो हैं वो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने। तो इस तरीके से 29 जून को उद्धव ठाकरे ने अपना इस्तीफा दे दिया था और 30 जून को एकनाथ शिंदे जो हैं वो नए मुख्यमंत्री बन गए और जो देवेंद्र फडणवीस जी थे वो वहाँ के नए डिप्टी सीएम बन गए। तो इस तरीके से इतने टाइम से महाराष्ट्र में चला आ रहा जो राजनीतिक संकट था उसका भी अंत हो गया। तो आई होप आप लोगों को अब महाराष्ट्र का जो राजनीतिक संकट है उसके बारे में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो इस तरीके से आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। इसकी शुरुआत जो है वो 2019 से हुई थी, जब वहाँ पर जो असेंबली के इलेक्शन हुए थे उसका रिजल्ट आया था। उसके बाद एमबीए सरकार बनी थी जिसमें मतभेद पैदा होने लगे थे। तो उस मतभेद की वजह ही ये थी कि वहाँ पर राजनीतिक संकट पैदा होता जा रहा था और शिवसेना के जो लगभग 2/3 से ज़्यादा सदस्य थे उन्होंने शिवसेना को छोड़ दिया था और वो बीजेपी में जाकर मिल गए। तो उससे एक नई सरकार बनी जिसमें अब हम लोग कहें तो जो एकनाथ शिंदे हैं वो नए मुख्यमंत्री बन गए। तो इस तरीके से आप लोग पूरी जो सिचुएशन है उसको एक शॉर्ट तरीके से समझ सकते हैं। तो आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के अलावा आपको हमारे चैनल पर और भी कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि MPPSC का प्रीलिम्स और मेंस का फुल कोर्स आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाता है, जिसमें आप लोगों को लाइव वीडियो लेक्चर और स्टडी मटेरियल दोनों ही हिंदी और इंग्लिश मीडियम में देखने को मिल जाते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल के अलावा हमारा ऑफलाइन बैच भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि नया बैच 10 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहा है। तो इस तरीके से अगर आप लोग अपनी MPPSC के प्रिपरेशन को एक बेहतर दिशा देना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं। तो आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स हों तो वो भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं और आप लोग अपने विचार ज़रूर बताइएगा कि इस तरीके का जो राजनीतिक संकट महाराष्ट्र में पैदा हुआ था और अब एकदम से सरकार का जो फेरबदल हुआ है उसके बारे में आप लोगों के क्या विचार हैं। तो मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के